हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखो, फिजिक्स के अंदर अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला था आपका मात्रक और विमा और दूसरा था अपना सदिश और अदिश। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो कृपया वीडियो देखें, क्योंकि जो मैंने करवाया था वो अपने रेलवे के पर्पज़ से पूरा करवाया, ठीक है, अपना बेसिक से हाई लेवल तक। उसके बाद में मैंने तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया अपने फिजिक्स के अंदर। वो कौन सा है? डिस्टेंस एंड वेलोसिटी, मतलब दूरी और वेग। पहले तो अपन ने जो कल की क्लास में पढ़ा वो पूरा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में अपन कंटिन्यू रखेंगे। देखो, पहले अपन ने पढ़ा था दूरी क्या होती है। तो पहले एक बार दूरी के बारे में मैं कंप्लीट बता देता हूँ कि दूरी की पहले डेफिनेशन या परिभाषा पूछे तो क्या बोलोगे कि 2 बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को ही अपन दूरी बोलेंगे या डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में आपको पूछे कि दूरी का मात्रक क्या होगा, तो क्या बताओगे कि दूरी का मात्रक मीटर होता है, क्योंकि ये एक प्रकार की लंबाई है। उसके बाद में आपको पूछे कि दूरी क्या है, सदिश या अदिश। तो मैंने बताया था कल कि दूरी हमेशा क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। उसके बाद में विस्थापन पढ़ाया था मैंने। विस्थापन क्या होता है कि 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को अपन क्या बोलेंगे, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद में पूछे विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और विस्थापन क्या है, सदिश राशि, ठीक है। उसके बाद में मैंने दोनों के बीच में कंपेयर करवाया था, दूरी और विस्थापन। तो पहले तो ये बताया था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ लेता है कई बार, कि दूरी और विस्थापन। देखो, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा कितना होता है। तो याद रखना क्या होता है, 1 से बड़ा या बराबर। यानी कि या तो दूरी और विस्थापन का अनुपात या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ और मैंने बताई थी कि दूरी हमेशा किस में होती है, या तो शून्य हो सकती है या धनात्मक, कभी भी ऋणात्मक या नेगेटिव नहीं होगी क्या, दूरी, ठीक है। जबकि विस्थापन क्या हो सकती है, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों हो सकती है, ठीक है। ये तो अपनी दूरी और विस्थापन कंप्लीट होता है। उसके बाद में मैंने बताया था आपको क्या, स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग। चाल की डेफिनेशन क्या होगी, एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या बोलेंगे अपन, चाल बोलेंगे। चाल का या स्पीड का आपको मात्रक पूछे तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और उसके बाद में आपको पूछे कि चाल क्या होती है, सदिश या अदिश, तो क्या बताओगे, चाल क्या है, अदिश राशि। उसके बाद में वेलोसिटी पढ़े थे। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का मैंने डेफिनेशन क्या बताया था कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलेंगे अपन, वेग बोलेंगे, ठीक है। या एकांक समय में चले गए विस्थापन को ही क्या बोलेंगे अपन, वेलोसिटी या वेग। उसके बाद में वेग का मात्रक पूछे तो क्या बताओगे, मीटर पर सेकंड। दोनों का मात्रक सेम होता है, दूरी और विस्थापन का मीटर होता है, तो वेग और चाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद में यदि दोनों के रिलेटेड पूछे कि इनमें परिमाण होता है क्या, तो दोनों में परिमाण होता है, क्योंकि सदिश और अदिश दोनों में परिमाण की जरूरत होती है। अब देखो, उसके बाद में अपन अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर वेग। देखो, मतलब वेग के बारे में अपन और कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, डिटेल में। क्योंकि देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, वेग और चाल दोनों एक चीज़ ही होती है, क्योंकि दोनों का मात्रक सेम होता है और दोनों की विमा भी सेम होती है। और दोनों का जैसे देखा जाए तो एक तरह से जैसे मालूम मापने की जो विधि है, मतलब अपन जैसे बाइक चलाते हैं तो बाइक को क्या अपन स्पीड भी बोल देते हैं और वेग भी बोल देते हैं। तो दोनों को आप अलग मत समझना, एक ही होते हैं, ठीक है। बस डेफिनेशन के तौर पे अलग होते हैं, क्योंकि देखो चाल में क्या होता है अलग, और इसमें अलग क्यों हुआ, क्योंकि चाल में क्या यूज करते हैं अपन, दूरी, ठीक है। और वेग में क्या यूज करते हैं अपन, विस्थापन। लेकिन दूरी और विस्थापन है तो दोनों लंबाई, तो वही चीज है कि यहाँ पे आप वेग बोल दो या चाल बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो, पहले तो एक बार रिवाइज कर लो, वेग की डेफिनेशन क्या होती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे अपन, वेग। क्योंकि देखो, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डेफिनेशन वगैरह परिभाषा वगैरह खूब बार पूछी हुई है। अब उसके बाद में पूछे कि वेग के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताओगे 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2। कौन कौन से, पहला होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा कौन सा होता है आपका, फाइनल वेलोसिटी।
इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे अपन, प्रारंभिक वेग। और ये अपना क्या कहलाएगा, अंतिम वेग। ठीक है, देखो वेग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। अब देखो प्रारंभिक वेग को अपन किससे लिखते हैं, u से, किससे, u से। और इसको जो फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेलोसिटी को किससे लिखेंगे अपन, v से। ठीक है, u को मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, है ना, क्योंकि कई बार अपन जो समीकरण बनाएंगे ना, जैसे गति का समीकरण होता है ना, v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ पे देखो v और u में, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा u। ठीक है, ऐसे करके तो आप समझ जाना ये u है और ये v है। ठीक है, तो दोबारा से समझो, वेग की परिभाषा क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलेंगे अपन, वेग बोलेंगे। उसके बाद में पूछे वेग कितने प्रकार के, दो, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को अपन u से डिनोट करेंगे और अंतिम वेग को किससे करेंगे, v से। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रारंभिक वेग क्या होता है और अंतिम वेग क्या होता है। ठीक है, अब देखो देखो कंपेयर कर लेते हैं, इधर लिख रहा हूं मैं प्रारंभिक वेग, वो इधर लिख रहा हूं अंतिम वेग। इसको लिखते हैं v से। ठीक है, और इसको u से। समझ गए। देखो इंग्लिश वर्ड मैं लिख नहीं रहा क्योंकि मैंने बता दिया, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं क्या, फाइनल वेलोसिटी। अब देखो, अब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो जैसे मान लो बाइक है, जैसे मान लो बाइक आपके सामने स्टार्ट हो रही है, तो जब बाइक आपके सामने स्टार्ट होती है तो वो क्या कहलाती है, प्रारंभिक वेग। ठीक है, मतलब आपके सामने स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट होने वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, आपकी प्रारंभिक वेग। और वो जहाँ जाके रुकती है वो क्या कहलाएगी, आपकी अंतिम वेग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझानी थी। अब आपको कई बार कंफ्यूज क्या होता है कि प्रारंभिक वेग कब जीरो होता है और अंतिम वेग कब जीरो होता है, तो वो आपको समझना है। देखो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ हो, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो जाएगी कि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तब आपको मानना है। ठीक है, दूसरी चीज़, प्रारंभिक वेग कब जीरो होगा, जब वस्तु क्या हो, विराम अवस्था में। किस में हो, विराम अवस्था में हो। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको एग्जांपल देके। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, अब मुझे कहीं पे जाना है। ठीक है, तो क्या करूँगा, जैसे मैं अब यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं एक तरह से किस कंडीशन में हूँ, विराम अवस्था में। तो इसका मतलब क्या है, मेरा प्रारंभिक वेग क्या होगा, जीरो। लेकिन यहाँ से जैसे मैं स्टार्ट होऊंगा तो प्रारंभिक वेग तो मेरा जीरो था, लेकिन अंतिम वेग क्या होगा वो हमें पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो रुकने के ऊपर है, बीच में रुक जाऊँ, कहीं पे भी रुक जाऊँ, तो वो अगली कंडीशन होगी। बस आपको क्या रखना है कि मान लो क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज़ आपको विराम अवस्था से चलने की कंडीशन दे, मतलब एक ट्रेन है वो विराम अवस्था में थी और फिर चलना प्रारंभ करती है, तो आपको क्या मानना है, प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या मान लेना है, जीरो। ठीक है, जैसे सपोज करो आप रेलवे स्टेशन पे हो, तो वहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है। ठीक है, अब ट्रेन रुकी हुई है, फिर वो स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे प्रारंभिक वेग जीरो होगा या अलग होगा, तो आपको फट क्या बताना है, क्योंकि आप वहाँ पे खड़े थे और आप देख रहे हो कि वहाँ पे ट्रेन खड़ी थी, विराम अवस्था में थी, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रारंभिक वेग अपना क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, u क्या होगा अपना, जीरो। ठीक है, तो अपने विराम अवस्था या अपने आंखों की नज़र के सामने मालूम, मतलब जो चीज़ अपने सामने आंखों के सामने खड़ी है, विराम अवस्था में है, तो उसका हमेशा क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या होगा, जीरो। लेकिन अंतिम वेग के रिलेटेड एक तो क्वेश्चन में दे दे और दूसरी चीज़ है कि वो रुक जाए, तब दोनों कंडीशन में क्या होगा,
फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। मतलब देखो दोबारा समझो, मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, ठीक है। अब किसी को पता नहीं है कि मैं विरामावस्था में था या क्या, बस यहाँ से चल के जा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी के सामने जाके रुकता हूँ तो मेरी जो अंतिम वेग होगी वो क्या होगी, 0, ठीक है। मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 रुकने से। जैसे मान लो आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और कोई ट्रेन आ रही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कहाँ से चल के आई है, ठीक है, लेकिन आ रही है और आके आपके सामने रुक जाए, तो उस आपके लिए क्या होगा, उसका अंतिम वेग क्या होगा, 0। क्या होगा आपके लिए अंतिम वेग, 0। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि देखो स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, है ना। और अभी अपन पहले थ्योरी कर रहे हैं इस चैप्टर के, फिर मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता है। पिछले बार जब आपने एग्जाम दी होगी ग्रुप डी की, तो आपको पता होगा कि कितने न्यूमेरिकल पूछे थे, है ना। तो पहले मैं यहाँ पे बेसिक करवा रहा हूँ चैप्टर के, फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो दोबारा से समझो, देखो एग्जाम्पल देके ही समझाता हूँ। मान लो आपके सामने आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और वहाँ पे यदि ट्रेन रुकी हुई है और फिर चलना प्रारंभ करती है, तो उसका क्या मानोगे आप कि उसकी प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। क्या है, प्रारंभिक वेग 0। क्यों है, क्योंकि वो क्या थी, विराम अवस्था में थी, पहले से ही रुकी हुई थी। लेकिन यदि कोई ट्रेन चल के आके फिर आपके सामने रुके, तो अंतिम वेग क्या होगा, 0। क्या होगा, अंतिम वेग 0। क्यों हुआ, क्योंकि वो कहीं से चल के आई थी, आपके सामने तो स्टार्ट हुई नहीं, बस आपके सामने आके रुकी है। तो जैसे रुकने की कंडीशन आए तो क्या मानोगे आप, अंतिम वेग 0, ठीक है। या तो आपको क्वेश्चन के अंदर दे दे, या फिर आपको क्या पता लगाना है कि विरामावस्था में होगी तो क्या होगा कि आपका प्रारंभिक वेग 0 और आके रुकेगी तो अंतिम वेग 0, ठीक है। और कोई कंडीशन वगैरह होगी तो अपन न्यूमेरिकल में हैंडल करेंगे, लेकिन ये 2 चीज़ें तो आपको याद रखनी है। अब देखो उसके बाद में अब देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा अब तक, दूरी पढ़ा, विस्थापन, चाल और वेग, ठीक है। अब इन देखो वेग का मैंने जो अब एक्स्ट्रा बताया है वो चीज़ें अपन ने किस में काम में आएगी, त्वरण में। किस में, अब नए जो पढ़ रहे अपन वो पढ़ रहे हैं त्वरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिलरेशन, ठीक है। एसिलरेशन क्या होता है, देखो एक तो डायरेक्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलेंगे अपन, त्वरण। क्या बोलेंगे, त्वरण। मतलब वेग में जितना परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन अपॉन समय, क्या कहलाएगा आपका, त्वरण। क्या कहलाएगा, त्वरण, एसिलरेशन। वैसे देखो आप जानते भी होंगे एसिलरेशन क्या होता है। जैसे मान लो आप बाइक चलाते हो तो बाइक में अपन एसिलरेशन देते हैं, मतलब जितनी स्पीड बढ़ानी होती है तो अपन क्या करेंगे, एसिलरेटर को खींचते हैं, ठीक है, उसको घुमाते रहते हैं। तो उस वो क्या करता है, अपने वेग में चेंज करता है। मतलब अपन एसिलरेटर को यदि खींचेंगे, जैसे मान लो ये मैं बाइक चला रहा हूँ, तो मैं यदि एसिलरेटर को ऐसे खींचूंगा तो स्पीड बढ़ेगी, और जैसे ही उसको वापस रिवर्स करूंगा तो स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो एक तरह से त्वरण क्या करता है, एसिलरेशन क्या करता है, वेग में परिवर्तन लाता है। समझ रहे हो, मतलब त्वरण क्या होता है कि वेग में चेंज करना ही त्वरण कहलाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि एसिलरेशन होता है, मतलब जो त्वरण होता है वो हर सेकंड में बदलता है। मतलब हर सेकंड कैसे, मान लो स्टार्टिंग, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बाइक, जैसे ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस जगह से मैं बाइक स्टार्ट किया, तो मान लो इसकी स्पीड 0 है यहाँ पे, ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पीड 0 है, लेकिन मैं एसिलरेशन देता हूँ और यहाँ पे 5 की स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, 1 सेकंड में। मतलब यहाँ तक आने की मान लो 5 की स्पीड बढ़ी, तो ये 5 की स्पीड बढ़ती जाएगी हर स्टेप पे, हर सेकंड में 5 यहाँ बढ़ेगी, फिर 5 यहाँ बढ़ेगी, फिर 5, मतलब स्पीड बढ़ती ही जाती है उसी एसिलरेशन से। भले से आप नहीं खींचोगे, उसको चेंज नहीं करोगे, तो वो स्पीड उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। समझ रहे हो, मतलब 1 सेकंड में जितना एसिलरेशन आप दबाओगे वो हर सेकंड में उतना ही बढ़ता जाता है। 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5, तो टोटल मतलब एक तरह से 1, 2 और 3 सेकंड में कितनी की स्पीड चली जाएगी, 15 की, सिर्फ एसिलरेशन दबाने से, ठीक है। तो देखो आपको पूछे कि त्वरण या एसिलरेशन क्या होता है,
तो क्या बोलोगे, वेग में परिवर्तन करना ही क्या कहलाएगा, आपका त्वरण। मतलब वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलेंगे, त्वरण। और देखो ये तो आप प्रैक्टिकल किए भी होंगे, क्योंकि ज़्यादातर आप स्कूटी वगैरह, बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह चलाते हो, तो आपको बेखूबी पता है कि एक्सीलरेशन क्या काम करता है, स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको देखो ये इसलिए बताया हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि त्वरण एक समान हो। देखो यहाँ पे त्वरण एक समान था, तो आपको पूछ लेता है कि वेग पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि पहले पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सीलरेशन कितनी थी, 5। तो ये एक समान ही चल रही है। यहाँ पे कितनी है, 5। फिर यहाँ से यहाँ के बीच में कितनी है, 5। मतलब यहाँ पे त्वरण समान है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में थ्योरी ऐसे बना के दे देता है कि यदि त्वरण एक्सीलरेशन समान हो तो वेग पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो मैंने अभी बताया था कि 5 5 10 और 5 15, तो वेग स्पीड यहाँ पे बढ़ती जा रही थी, यहाँ 5 की थी, फिर यहाँ के 5 5 10 की होगी, फिर यहाँ की कितनी होगी, 15 की। मतलब त्वरण एक समान होगा तो वेग हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, कभी भी ये मत बोलना कि त्वरण समान होगा तो वेग भी समान होगा या कम होगा। हमेशा ध्यान रखना, त्वरण या एक्सीलरेशन अपन देखो गियर डाल के रखो और फिर एक्सीलरेशन को आप एक जगह पकड़ो, तो जिस गियर के हिसाब से होगा वैसे वैसे थोड़ी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, हर सेकंड में। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन आ जाए कि त्वरण समान हो तो वेग हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, और देखो इसको आप ऐसे न समझो तो फॉर्मूले से भी समझ सकते हो। कैसे, देखो पहले तो फॉर्मूला समझो। त्वरण को जैसे मैं लिख रहा हूँ ए, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है तो एक्सीलरेशन से ए वर्ड ले लिया। तो क्या होगा, वेग में परिवर्तन। तो वेग में क्या परिवर्तन होगा, अंतिम वेग, यहाँ पे पहले लिख ही लेता हूँ, क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। ठीक है, मतलब त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, प्रारंभिक वेग, वो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। इसको अपन कैसे लिखते हैं, अंतिम वेग को क्या लिखते हैं, v, तो v माइनस यू अपॉन टी। समय को क्या लिखते हैं अपन, t। तो ये अपना क्या बन गया, फॉर्मूला। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। इसी से अपन क्या निकालते हैं, मंदन या त्वरण। यदि देखो मंदन क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले तो ये समझो कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो मैंने ये बताया था कि यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं कि त्वरण एक समान हो तो क्या पड़ेगा, गति बढ़ेगी। कैसे, देखो ये आप नोट कर लिए होंगे। देखो इसको रफ कर देता हूँ मैं। देखो पहले तो देखो एक कंडीशन लिखो। ठीक है, मान लो देखो टाइम, यहाँ से मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया। ठीक है, मैंने यहाँ से बाइक स्टार्ट की है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब मुझे यहाँ जाना था, तो यहाँ के लिए क्या बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे टाइम लग रहा है, मान लो 5 सेकंड। कितना, 5 सेकंड। और टाइम यहाँ पे भी लग रहा है 5 सेकंड, इक्वल टाइम लग रहा है। लेकिन देखो मैं वेग है, मतलब वेलोसिटी, वो एक समान रख रहा हूँ। ठीक है, कितना, कि यहाँ पे भी 10 की स्पीड से जा रहा हूँ, यहाँ पे भी 10 की स्पीड से जा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे इनकी यूनिट वगैरह नहीं लिख रहा कंफ्यूज करने के लिए, और मैं स्पीड भी बोल रहा हूँ और वेग वेलोसिटी बोल रहा हूँ, तो दोनों मैं पहले ही बता दिया, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो ये इक्वल, मतलब एक समान वेग से चल रही है। देखो मैं फर्स्ट कंडीशन क्या लेके चल रहा हूँ, देखो पहले तो मैंने आपको जो पिक्चर पहले क्या बताया कि यदि त्वरण समान हो तो वेग बढ़ेगा। ठीक है, क्यों बढ़ेगा वो मैं रीजन बता रहा हूँ। देखो जब यदि अपन वेग को एक समान रखें, यदि वेग एक समान हो तो
क्या होगा, देखो पहले मैंने बताया त्वरण एक समान हो तो वेग बढ़ेगा, लेकिन यदि मैं वेग को एक समान रखूं तो त्वरण पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखो। यहाँ पे देखो एक तरह से देखो, यहाँ स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है मतलब प्रारंभिक वेग जो इनिशियल वेग वो है वेलोसिटी वो कितना है 10, और लास्ट तक देखो यहाँ स्टार्ट हुआ 10 की स्पीड थी, यहाँ पे रुकी जाके तो भी 10 की स्पीड है। तो एक तरह से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे v आपका 0 है और u भी क्या है 0, वो 10, 0 नहीं 10 दिया हुआ है ना, मतलब प्रारंभिक वेग भी 10 है, अंतिम वेग भी 10 है। क्यों है, क्योंकि मैं लिखा भी हूँ वेग एक समान चल रहा है, मतलब जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया उसी स्पीड में जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसी स्पीड में जा रहा है तो यहाँ पे स्टार्टिंग यानी कि जो आपका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल है। तो देखो आपका त्वरण क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं तो त्वरण, ठीक है। तो त्वरण क्या होगा, फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है त्वरण का फॉर्मूला, प्रारंभिक वेग, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है फॉर्मूला, लिख दो। देखो क्या है आपका 10 माइनस 10 अपॉन टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड, तो देखो 10 में से 10 गया 0, 0/5 तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो देखो यदि मैं वेग मतलब स्पीड एक ही समान से चल रहा हूं, मतलब स्पीड एक ही रख रहा हूं, तो त्वरण क्या आ रहा है आपका 0। तो देखो कंडीशन क्या होगी, यदि वेग एक समान हो तो यहां पे लिख रहा हूं, देखो त्वरण क्या होगा, हमेशा 0 होगा। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, पहली कंडीशन थी कि यदि अपन त्वरण एक्सीलरेशन को एक समान रखें तो वेग बढ़ेगा, लेकिन यदि अपन वेग को एक समान रखेंगे तो त्वरण हमेशा क्या होगा 0। क्यों होगा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि मान लो मैं यहाँ से बाइक स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है और मैं मेरी स्पीड एक समान रख रहा हूँ, पहले भी 10 थी बाद में भी 10 थी, तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट किया तो देखो वैल्यू क्या आई अपनी 0, ठीक है। तो आपकी याद हो गया होगा। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछता है और अपन ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अपन रट के जाते हैं, तो आपको रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। देखो पहली कंडीशन आप प्रैक्टिकल बाइक से कर सकते हैं कि अपन एक्सेलरेशन के आप एक समान रखो गियर डाल के, तो आपको पता चल जाएगा स्पीड बढ़ती जाती है धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद में मैंने दूसरी कंडीशन यहाँ पे फॉर्मूले से आपको प्रूव करवा दी कि यदि वेग को अपन एक समान रखेंगे तो क्या होगा, अपना त्वरण 0 होगा। समझ में आ गया। अब देखो थर्ड कंडीशन, देखो थर्ड कंडीशन ये है कि यदि मैं वेग को एक समान बढ़ाता जाऊं, मतलब कैसे, मुझे यहाँ से लेके और यहाँ तक जाना है, देखो एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब मुझे वेग एक समान रूप से बढ़ा रहा हूँ, एक समान से मतलब यहाँ पे यदि मेरी स्पीड 5 थी, ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे कितनी कर दी 10, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे कितनी कर दी 15। देखो एक समान रूप से बढ़ रही है क्या, यहाँ 10 यहाँ पे कितनी होगी 15। समझ में आ रहा है क्या, देखो वापिस से समझो, जब मैं वेग एक समान रूप से बढ़ा रहा हूँ मतलब 5-5 का डिफरेंस चल रहा है क्या, एक समान रूप से बढ़ रही है ना स्पीड, पहले 5 थी फिर 10 थी फिर 15 फिर 20 फिर 25, ऐसे एक समान रूप से बढ़ रही है वेग, ठीक है। और टाइम अपना वही सेम ले रहा हूँ हर समय, मतलब टाइम सेम है, मतलब यहाँ पे भी 5 सेकेंड है, यहाँ पे भी 5 सेकेंड ही लग रही है और यहाँ पे भी क्या लग रही है 5 सेकेंड लग रही है, ठीक है। तो देखो कंडीशन क्या है, यदि वेग एक समान रूप से बढ़े तो त्वरण क्या होगा,
ठीक है। देखो दो कंडीशन अपन ने पढ़ी, त्वरण एक समान हो मतलब त्वरण फिक्स हो तो वेलोसिटी बढ़ेगी, खत्म। उसके बाद में यदि वेलोसिटी समान हो, वेग समान रूप से चल रही हो तो त्वरण 0 होगा। उसके बाद में मैंने बताया कि यदि अब मैं वेग को एक समान रूप से बढ़ रहा हूँ, कैसे कि 5 के रूप में बढ़ा रहा हूँ, मतलब 5 की थी फिर 10 की फिर 15, मतलब देखो हर बार गैप कितने का है, 5-5 का आ रहा है, तब अपने त्वरण पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखो। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो वापस, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग वैल्यू मतलब अंतिम वैल्यू देखो, v क्या होते हैं आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 15, कितनी है 15 माइनस, ठीक है। अब देखो इसके लिए एक तरह से ये क्या कहलाएगी स्टार्टिंग वैल्यू मतलब प्रारंभिक वेग, ठीक है। देखो ये यदि अंतिम वेग है, समझ रहे हो, तो इसके लिए प्रारंभिक वेग तो यही होगा, समझ में आ रहा है ना आपका। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 10, यहाँ पे t कितना है टाइम 5 सेकेंड, तो देखो आपका आंसर कितना आ गया 5/5 कितना आ गया 1। अब देखो दूसरा लेके चलते हैं, देखो ये तो इन दोनों के बीच में आ गया, अब इन दोनों के बीच में निकालता हूँ, तो देखो वही a बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो देखो यहाँ इसके लिए देखो अंतिम वेग क्या होगा 10 माइनस ये क्या आपका प्रारंभिक वेग और समय कितना आपका 5, तो ये भी कितना आएगा 5/5 कितना आ गया 1। तो देखो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो आप बोल सकते हो यदि वेग एक समान रूप से बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा हमेशा एक समान होगा। समझ में आ गया। देखो मैं तीनों कंडीशन अलग भी लिखवाऊंगा आपको, ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल देके, ताकि आपको रटना ना पड़े, समझ के याद करोगे तभी आपको याद होगा, ठीक है। और हमेशा जीके को समझ के ही याद करो, हमेशा रटना नहीं है, और टाइम टू टाइम रिवाइज करो। देखो वापस से समझो इसको, कंडीशन ये थी कि यदि मैं वेग को एक समान रूप से बढ़ाऊं, मतलब 5 थी फिर 10 थी फिर 15, देखो गैप कितने का आ रहा है 5-5, एक समान से रूप से बढ़ रहा है, तब अपना त्वरण क्या होगा ये अपनों को प्रूव करना है। देखो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट बता सकता था ये तीनों चीज़ें और आपको याद भी, लेकिन देखो प्रैक्टिकली करवाऊंगा आपको न्यूमेरिकल से तो जल्दी याद होगा, क्योंकि ये एक तरह से न्यूमेरिकल भी बन जाता है इस टाइप से। तो देखो तो एक अपन ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो देखो मैं पहले फॉर्मूले में क्या है v माइनस यू अपॉन टी, तो देखो ये वाली कंडीशन ले रहा हूँ, यदि ये अपना अंतिम वेग होगा तो इसके लिए ये जस्ट पीछे वाला क्या होगा प्रारंभिक वेग, ठीक है। मतलब ये अंतिम वेग है तो इसके लिए ये प्रारंभिक वेग होगा, तो यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया, कितना आ गया 1, समझ गए। अब मैं ये वाली कंडीशन ले रहा हूँ, तो ये यदि इसके लिए अंतिम वेग है तो इसके लिए ये क्या होगा प्रारंभिक वेग, तो ये मैंने पुट किया, कितना आ गया 1। अब सपोज करो मैं इसके आगे मतलब इधर ले लूँ, मान लो सपोज करो इधर मान लो 0, ठीक है, स्टार्ट किया यहाँ पे, तो ये अंतिम वेग होगा तो ये वाला क्या होगा आपका प्रारंभिक वेग, ठीक है। यदि ये अंतिम वेग होगा तो ये क्या होगा आपका प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो ऐसे अपन निकाल लेंगे, है ना। तो आपको तीनों कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ वापिस से ताकि आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है। देखो ये तीनों चीज़ें देखो हर बार एग्जाम में पूछी गई है, और ज़्यादातर हर जो सिली मिस्टेक कर देता है, क्योंकि सब क्या करते हो आप रट के जाते हो, रट के जाओगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होके गलत करोगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो कंडीशन थी वो क्या थी, यदि त्वरण एक समान हो तो वेग बढ़ता है। यदि एक्सीलरेशन एक समान हो, त्वरण एक समान हो, तो वेग क्या होगा हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी, यदि वेग एक समान हो तो त्वरण हमेशा क्या होगा 0, क्या होगा 0।
उसके बाद में जो थर्ड कंडीशन थी आप अपनी, वो क्या थी, यदि वेग एक समान रूप से बढ़े तो त्वरण हमेशा एक समान होगा। मैंने इनके एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। और देखो, मैं जो साइंस में सारी चीज़ें करवाऊंगा पूरा प्रैक्टिकली कराऊंगा, एक भी चीज़ रटवाऊंगा नहीं, ठीक है। तो आप डेली ऐसे के ऐसे पढ़ो और इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करो, आपके अच्छे से कवर हो जाएगी। और देखो, मेरी गारंटी है, यदि आप अच्छे से पूरी साइंस पढ़ लोगे रेलवे के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आपके पूरे क्वेश्चन साइंस के सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो, वेग के अंदर अपन ने पहले पढ़ा था प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, ठीक है। उसके बाद में अपन स्टार्ट किए थे त्वरण, ठीक है। त्वरण की मैंने डेफिनेशन बताई। उसके बाद में देखो, मैंने 3 कंडीशन ऐसी बताई है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट भी लगा लो और इनमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो देखो, त्वरण एक समान हो तो हमेशा वेग बढ़ेगा, और यदि वेग एक समान हो तो त्वरण हमेशा शून्य होगा, ठीक है। उसके बाद में यदि वेग एक समान रूप से बढ़े तो त्वरण हमेशा समान होगा, ठीक है। देखो, लगते एक जैसे ही है, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि कई बार आप रट के चले जाओ तीनों को, तो वहाँ पे एग्जाम में देखोगे त्वरण एक समान हो तो कई क्या करेंगे, शून्य करके आ जाएंगे, कई बोलेंगे कि एक समान होता होगा ऐसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, तो आप अच्छे से इसको याद रखो, ठीक है। अब आगे देखो, अब अपन पढ़ते हैं गति के समीकरण, वेलोसिटी। देखो, गति के समीकरण पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, अपने इस चैप्टर का एक तरह से ऐसे पढ़ो कि अपनी जो थ्योरी थी, मतलब जो याद करने की चीज़ें थी, वो हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब अपन गति के समीकरण पढ़ेंगे जिसमें अपने फॉर्मूले आएंगे, और उसके बाद में अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप आराम से अच्छे से पढ़ो। देखो, गति के समीकरण के लिए 3 तरह से कंडीशन होती है। कैसे? देखो, समझो, यदि क्षैतिज में हो, क्षैतिज के लिए अलग कंडीशन होगी और ऊर्ध्वाधर के लिए अलग, ठीक है। क्षैतिज जानते हो ना, इस टाइप से, और ऊर्ध्वाधर आप जानते होगे ऐसे, ठीक है। समझ गए? मतलब देखो, क्षैतिज के लिए तो एक समान ही होगा, जैसे ट्रेन वगैरह चलती है वो सारी क्षैतिज चलती है, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको प्लस माइनस की कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर चीज़ें होंगी, जैसे मान लो कई बार न्यूमेरिकल आ जाएगा, मान लो मैं यहाँ से कोई ऊपर से कोई पेन गिरवाता हूँ नीचे, ठीक है। तो वहाँ पे देखो गति क्या होगी, प्रारंभिक वेग नेगेटिव होगी या जीरो होगी, या अंतिम वेग क्या होगा, तो वो कंडीशन अलग होती है। मतलब यहाँ से मैं ऊपर फेंकूँ या यहाँ से मैं नीचे फेंकूँ, तो वो कंडीशन अलग होती है, ठीक है। तो देखो, ये समझ में आ गया क्षैतिज क्या होगा और ऊर्ध्वाधर। तो इसका मतलब क्षैतिज के अंदर तो सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला चलेगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर के लिए 2 चलेंगे, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो नीचे से ऊपर की ओर हो, और दूसरा हो ऊपर से नीचे, ठीक है। देखो, इसको समझाता हूँ। देखो, ऊर्ध्वाधर में क्या होगा, मतलब कोई चीज़ होगी, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को या तो मैं नीचे की तरफ करूँ, तो एक तरह से कंडीशन क्या हो जाएगी कि मैं ऊपर से नीचे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जी चलेगा, गुरुत्वाकर्षण चलेगा, तो जी माइनस होता है या प्लस, वो यहाँ पे समझाऊंगा मैं आगे। तो वो कंडीशन होगी। और एक मैं इसको ऊपर की ओर फेंकूँ,
तब अपना जी अलग होगा। समझ रहे हो? तो ये इसलिए है कि आपका नीचे से ऊपर चले या ऊपर से नीचे, तो इसके लिए गति के समीकरण अलग होगा, और क्षैतिज मतलब जो बाइक या ट्रेन वाला होगा उसके लिए सिंपली एक फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, पहला समीकरण। ठीक है, पहला समीकरण क्या होगा, जो होता है वो अपना जो पहला समीकरण बनता है वो एक तरह से त्वरण वाले फॉर्मूले से बनता है। ठीक है, मैं इधर समझा देता हूँ। देखो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब यदि इसको मैं सोल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये ए टी वी माइनस यू। ठीक है, अब यदि मैं इस यू को इधर ले आऊँ तो क्या बन जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो एक तरह से त्वरण की जो फॉर्मूला है उससे अपन गति का फर्स्ट समीकरण निकाल सकते हैं। तो देखो गति का फर्स्ट समीकरण क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, इसमें तो देखो गुरुत्वाकर्षण का कोई मतलब नहीं है, ग्रेविटी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर, उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सीलरेशन त्वरण काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, एक की जगह यानी कि एक्सीलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण जी। ठीक है, क्या आ जाएगा, जी। तो जब भी वस्तु यदि अपन नीचे से, ठीक है, नीचे से यदि अपन ऊपर की तरफ फेंकेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, तो जी क्या होगा, हमेशा माइनस। यहाँ लिख देता हूँ, तो जी क्या होगा, हमेशा माइनस। और यदि मैं कोई वस्तु ऊपर से मतलब यहाँ से लेके नीचे की तरफ भेजूंगा तो क्या होगा, आपका जी किसका होगा, प्लस का। देखो दोबारा से समझो, क्षैतिज के अंदर ग्रेविटी का कोई काम नहीं होता, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन चलता है, जैसे बाइक वगैरह हो गए, ट्रेन वगैरह हो गए, इनमें। ठीक है, लेकिन जब ऊर्ध्वाधर की चीज़ें पूछते हैं तो उसमें क्या होगा, कोई वस्तु या तो अपन नीचे की तरफ फेंकेंगे या कोई वस्तु आप ऊपर की तरफ फेंकोगे। तो याद रखना, जब मैं नीचे से ऊपर मतलब यहाँ से लेके ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो जी गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन कोई वस्तु यदि मैं ऊपर से नीचे की तरफ फेंकूंगा तो आपका जी क्या होगा, प्लस का। ठीक है, और ये जी किसकी जगह रखना आपको, सिर्फ ए की जगह, किसकी जगह, एक्सीलरेशन की जगह। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब यहाँ से इसको यदि मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, माइनस जी होगा। तो क्या करना है आपको, v इक्वल टू यू, तो ऐसे कैसे रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है तो इस प्लस की जगह क्या रख दूँ, माइनस। और मैंने बोला कि एक्सीलरेशन काम नहीं करेगा, वहाँ पे क्या आएगा, जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ओ टी। समझ में आ गया। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस, तो इस प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस, और क्या हो गया, जी टी। समझ में आ गया क्या। और इधर क्या होता है, प्लस का जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस जी टी। समझ में आ गया क्या। देखो एक बार सही है, आ रहा है बोर्ड में, दोबारा से समझो। देखो गति के समीकरण वैसे तो आपके मोस्टली ये वाला फॉर्मूला चलता है, ठीक है, 3, लेकिन न्यूमेरिकल के रिलेटेड पूछे तो आपके ये वाला और ये वाला भी यूज होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल ज़्यादातर इनसे भी पूछता है। तो देखो आपको क्या करना है, ये तो अपने बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले अपन ज़्यादातर यूज करते हैं ट्रेन के रिलेटेड, बाइक के रिलेटेड, ठीक है, लेकिन ये वाले किसी वस्तु को ऊपर नीचे फेंकने के लिए ये वाले फॉर्मूले यूज होते हैं। देखो यहाँ पे देखो माइनस क्यों आया, क्योंकि मैंने बोला कि जब कोई वस्तु मैं यहाँ से मतलब ये जैसे ये मार्कर है और इसको मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो यहाँ पे ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, घटता है, मतलब माइनस में होती है। ठीक है, जी वहाँ पे क्या होगा, माइनस। लेकिन मैं इसी पेन को नीचे की तरफ फेंकूँ, ठीक है, इस पेन को यदि मैं नीचे की तरफ फेंकूंगा तो वो गुरुत्वाकर्षण बल किसका होगा, पॉजिटिव, धनात्मक। समझ में आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी आ रही है, माइनस की, और यहाँ पे किसकी आ रही है, प्लस की। और देखो ये फॉर्मूला अपन जैसे लिफ्ट के रिलेटेड करवाऊंगा, क्योंकि लिफ्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे जब न्यूटन के लॉज पढ़ेंगे ना, न्यूटन के नियम, तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि जब लिफ्ट के अंदर अपना बाहर ऊपर की तरफ जाए, नीचे की तरफ जाए, तो ये फॉर्मूला वहाँ पे भी यूज होंगे। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, यहाँ पे अपन वेलोसिटी के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। उसके बाद में देखो जो दूसरा समीकरण होता है वो होता है आपका कौन सा, यू स्क्वायर
नहीं एस के रिलेटेड, क्योंकि आपको कंटिन्यू याद रखो, मतलब आपको पूछे गति का फर्स्ट समीकरण तो ये होता है, दूसरा पूछे तो आप बताओगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिख रहा होगा, देखो इसको दोबारा लिख लेता हूं, ये है आपका यू टी, ठीक है, यू है ये, है ना। तो एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होता है, ठीक है, ये मैंने बताया था विस्थापन। तो एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको क्रम से याद रखना है, ये गति का फर्स्ट समीकरण होता है, ये दूसरा। अब देखो इनमें बनाने में आपको जो नहीं आएगा, सिर्फ एक ही जगह क्या लिखना है, जी, और जहाँ पे यदि माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, जहाँ पे जी प्लस का है वहाँ पे प्लस का। तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आ गया क्या। देखो फर्स्ट समीकरण था v, देखो ये वाला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यदि बात करें नीचे से ऊपर की तरफ g माइनस होता है तो बीच में क्या आ जाएगा, इसी समीकरण में माइनस, और एक ही जगह क्या आ जाएगा, g, इसमें प्लस और एक ही जगह g। यहाँ पे देखो दूसरा समीकरण क्या होता है, s इक्वल टू, s क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन है, तो s इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन इसमें जाएंगे तो देखो क्या होता है, माइनस का g होता है, तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, और इधर g, एक ही जगह क्या आ जाएगा, g, और उधर प्लस। और आपको पूछे तीसरा समीकरण क्या होता है, तो तीसरा होता है आपका यू स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसको वापस ऐसे लिख लेता हूँ, यू को, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये दिख रहा है क्या आपको नीचे, ओके, दिख रहा है आपको। देखो तीसरा समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें जाएंगे, बीच में माइनस और एक ही जगह g, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2, एक ही जगह क्या आ जाएगा, g और s। इधर जाएंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। बस ये तीन आपको याद रखने हैं, क्योंकि मेनली जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं वो इसी से बनेंगे। देखो वापस से समझो, गति के समीकरण दो चीज़ों के लिए होंगे, एक क्षैतिज के लिए अलग, ऊर्ध्वाधर के लिए अलग, ठीक है। क्षैतिज वाले फॉर्मूले नॉर्मली जो गति के समीकरण होते हैं वो होते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन ऊर्ध्वाधर के लिए कंडीशन अलग होती है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर के अंदर क्या होता है, अपने ग्रेविटी का फोर्स लगता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो उसके लिए एक्सीलरेशन काम नहीं करता, वहाँ पे क्या करता है, अपना गुरुत्वाकर्षण काम करता है। तो जब वस्तु मैं नीचे से ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो g माइनस का, और यदि मैं ऊपर से नीचे की तरफ फेंकूंगा तो g प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं फॉर्मूले में क्या करना है कि नीचे से ऊपर जा रहा है तो g माइनस का, तो बीच में क्या आ जाएगा, सभी में माइनस, और इनमें क्या करना है, एक ही जगह g आपको चेंज करना है, ठीक है। तो आपको ये याद हो गए होंगे, और मैंने आपको बता भी दिया कि आपको इजीली कैसे बनाना है। ये तो आपको हमेशा याद रखने हैं और क्रम से याद रखने हैं, ठीक है। अब क्रम से याद रखने का तरीका ऐसे भी कर लो, देखो 2 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, जिसमें कुछ भी संख्या नहीं आती वो वाला आपका फर्स्ट समीकरण हो गया। बाकी के जिसमें संख्या आती है तो पहले जो संख्या कम आएगी, मतलब यहाँ पे हाफ ही आ रहा है, तो ये आपका दूसरा समीकरण, और 2 ज़्यादा होता है तो ये आपका तीसरा समीकरण, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही, वो पहला समीकरण, फिर एक वैल्यू आ रही है आपकी हाफ और एक आ रही है 2, तो पहले हाफ आता है या 2 आता है, हाफ आता है, तो पहले ये वाला दूसरा समीकरण और ये वाला तीसरा। यदि इसको मैं इसमें चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, प्लस की जगह सभी में माइनस और एक की जगह जी।
और इससे यदि मैं ये वाला बनाऊंगा तो आपको क्या करना है, ये सेम प्लस का तो प्लस रहेगा, लेकिन एक की जगह क्या आ जाएगा आपका जी। ठीक है, याद हो गया होगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो एक बार। अब देखो आगे, अब कई बार क्या होता है कि अपने एग्जाम में ये पूछ लेता है कि जो अपने गति के समीकरण है उसमें रिलेशन पूछ लेता है कि फर्स्ट जो समीकरण है वो किस किस को बताता है। ठीक है, जैसे समझो, मतलब हेडिंग क्या डालनी है आपका, गति के समीकरण व उनके बीच संबंध। ठीक है, देखो ऐसे ही आता है क्या, गति ये ऐसे ही आता है, सही है। देखो गति के जो समीकरण पढ़े थे अपन ने, उनके बीच में कई बार पूछ लेता है कि जो फर्स्ट समीकरण है वो किस किस को बताता है। ठीक है, मतलब किस किस के बीच में संबंध को बताता है। देखो यहाँ पे समझाऊंगा तब और भी इजी समझ में आ जाएगा। देखो पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण क्या होता है वो लिखो, क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, गति का प्रथम नियम क्या होता है, वो प्रथम समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब आपको पूछ ले कि जो ये गति का प्रथम नियम है, प्रथम समीकरण है, वो किस किस के बीच में संबंध दर्शाता है। मतलब ये दे देता है एग्जाम्पल, मान लो क्वेश्चन ये है, देखो आपको बता भी दूं कि गति का प्रथम समीकरण किनके बीच संबंध दर्शाता है। ये आपको समझाने के लिए है कि देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है। तो आपके मान लो ऑप्शन ये हो आंसर में कि पहला दे दे वेग और त्वरण, मतलब वेग और त्वरण के बीच में। दूसरा दे दे वेग और समय। तीसरा दे दे समय और त्वरण। चौथा ये दे दे सिर्फ वेग। देखो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि गति का प्रथम समीकरण किनके बीच में संबंध दर्शाता है, वेग और त्वरण, वेग और समय, समय और त्वरण, या वेग। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे आप, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है अपने मन से, ठीक है, मतलब तीनों समीकरणों में क्या करो आप अपने मन से क्या मान लो, u को भी जीरो मान लो और a को भी क्या मान लो, जीरो। क्या करोगे आप अपने मन से u और a को क्या मान लो, जीरो। देखो u जीरो तो ये भी गया, a जीरो तो ये भी गया, तो किन के बीच में, देखो फर्स्ट समीकरण यहाँ पे क्या बच गया, वेग और टाइम। तो क्या बताओगे आप किसके बीच में संबंध दर्शाता है, वेग और समय। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, क्यों आया, आपको क्या करना है तीनों समीकरण के लिए u और a को क्या मान लो, अपने मन से क्या मान लो, जीरो। और जब उनको कट कर दोगे, देखो यहाँ पे u कट हो गया, यहाँ पे a, क्यों वहाँ, क्योंकि अपन ने u और a को क्या मान लिया, जीरो। तो क्या बच गया आपका v बच गया और t, मतलब वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाएगा। अब अगला पढ़ते हैं अपन, जैसे मैं अगला ले रहा हूं द्वितीय समीकरण। क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ठीक है। यहाँ पे देखो इधर लिख लेता हूँ संबंध जो दर्शाता है वो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, ये u है और ये t है। मैंने बोला कि आपको क्या मानना है, अपने मन से u और a को क्या मान लो 0। देखो u 0 और a भी 0, ठीक है। u 0 हो गया, a भी 0, तो आपका क्या बच गया, इधर तो t टाइम और इधर क्या बच रहा है s। s को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो ये क्या हो गया, विस्थापन और किसके बीच में, समय के बीच में। तो आपको पूछ ले कि गति का दूसरा समीकरण किनके बीच में संबंध बताता है, तो क्या बताओगे, विस्थापन और समय। कैसे, मैंने बोला था u और a को 0 मान लो, तो u और a को 0 मान लिया, क्या बच गया, इधर t और इधर s, तो क्या हो गया, विस्थापन और समय। ऐसे ही आपका तीसरा समीकरण हो, तो तीसरा क्या होता है आपका, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब वही चीज़ u 0 तो ये कट गया, a 0 तो ये कट गया, क्या बच गया, इधर तो वेग और इधर विस्थापन, तो क्या आ जाएगा, वेग और विस्थापन। समझ में आ गया होगा आपको। देखो मैं जो भी चीज़ें करा रहा हूँ वो वही चीज़ें करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो अपने से छूट जाते हैं और सिले मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश भी की है। तो देखो इसको वापस से रिवाइज करो। देखो आपको पूछ क्या लेता है, देखो कई बार ये ना पूछ के, मतलब न्यूमेरिकल तो पूछ ही लेता है, लेकिन कई बार ये पूछ लेता है कि जो अपन गति के समीकरण पढ़ते आ रहे हैं, पहला समीकरण क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो अपन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये पूछ लेता है कि जो फर्स्ट समीकरण है वो किन किन के बीच में संबंध बताता है, तो आप कैसे बता पाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि आपको क्या मान लेना है, तीनों समीकरण में u और a को क्या मान लो, 0 मान लो, कि u और a है ही नहीं, ठीक है। तो क्या किया, यहाँ पे भी मैंने u और a को हटा दिया, इसमें भी u और a को हटा दिया, इसमें भी u और a को हटा दिया। अब जो बच गए वो उनके बीच में संबंध दर्शाएगा। यहाँ बच गया v और t, तो वेग और समय। इसमें बच गया s और t, तो विस्थापन और समय। इसमें बच गया v और s, तो ये क्या है, वेग है, और ये क्या है, विस्थापन। समझ में आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। देखो आज अपन ने क्या किया, डिस्टेंस और वेलोसिटी का लगभग जो थ्योरी पोर्शन, मतलब जो याद करने की चीज़ें हैं वो अपन ने सारी कवर कर ली, ठीक है। अपन अब कल करेंगे इनके न्यूमेरिकल, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है, ग्रुप डी में तो स्पेशली, एनटीपीसी में अभी पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। तो आप कल न्यूमेरिकल की क्लास ज़रूर लेना, और मैं आराम से आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप सारे न्यूमेरिकल ईजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।